की टूट की स्क्रिप्ट एक रात में नहीं लिखी जाती। इसके पीछे होता है लंबा घटनाक्रम और सियासी धोखेबाजी की अनगिनत कहानियां। बिहार में इन दिनों लगी सियासी आग भी किसी एक चिंगारी से नहीं लगी है, बल्कि इसके पीछे भी खींचतान, सियासी मोलभाव और दांव-पेच की कई कहानियां हैं। 2017 में बीजेपी के साथ फिर से शुरू हुआ जेडीयू का गठबंधन मुश्किल में है। सवाल है इसकी पटकथा कब लिखी गई और कैसे शुरू हुई ये पूरी कहानी। तारीख 22 अप्रैल साल 2022, महीना रमजान का। पटना की हर शाम इफ्तार पार्टियों के नाम हो रही थी। ऐसे ही इफ्तार की एक शाम बिहार की सियासत की दो बड़ी पार्टियों के दिग्गजों का मिलना हुआ। तेजस्वी यादव की सियासी इफ्तार पार्टी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे। इस मुलाकात ने बिहार का सियासी तापमान बढ़ा दिया। कयास लगने लगे कि बीजेपी से नाराज नीतीश कुमार आरजेडी के साथ जा सकते हैं। इसे जेडीयू की तरफ से बीजेपी के लिए एक कड़े संकेत के तौर पर भी देखा गया। 20 महीने के बाद इसी साल 22 अप्रैल को करीब 17 कदम पैदल चलकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इफ्तार पार्टी में शामिल होने के लिए राबड़ी आवास पहुंचे। नीतीश कुमार के राबड़ी आवास पहुंचते ही सियासी अटकलबाजियों का जो दौर है वो शुरू हो गया। कयास लगाए जाने लगे कि क्या नीतीश तेजस्वी के साथ जाएंगे। अभी पार्टी खत्म भी नहीं हुई थी कि तेज प्रताप ने कह दिया कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना है और इस रास्ते में जो भी आएगा उसे बाधा पहुंचाने वाला उसे हटा दिया जाएगा। हालांकि जदयू ने इस पूरे आग पर पानी डाल दिया, लेकिन बात अब निकल करके सामने आ रही है कि क्या नीतीश और तेजस्वी के बीच उसी दिन डील हो गई थी सील। भले ही दूरी चंद कदमों की थी, लेकिन नीतीश कुमार को यह दूरी तय करने में लंबा वक्त लग गया। इस इफ्तार पार्टी की प्लेट में जो कुछ भी व्यंजन परोसा गया, उससे ज्यादा चर्चा इस बात की हुई कि इस प्लेट ने बिहार का सियासी जायका बिगाड़ दिया। पार्टी खत्म भी नहीं हुई थी कि लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप ने धमाका कर दिया। कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, उस सामने सच्चाई दिख रहा है। हमको बनाना है, लेकिन मुख्यमंत्री बनाने में कुछ लोग जो हैं अड़चन पैदा कर रहे हैं। वैसे लोग का हमको सफाया करना है। हालांकि सियासी बवाल मचने के बाद तेज प्रताप के बयान से किनारा कर लिया गया और लगा बात आई गई हो गई। इसके ठीक 6 दिन बाद यानी 28 अप्रैल 2022 को जेडीयू की इफ्तार पार्टी हुई, जिसमें तेजस्वी यादव भी शामिल हुए। इसके बाद तो कई मौकों पर नीतीश और तेजस्वी की औपचारिक और अनौपचारिक मुलाकातें हुई। तो क्या नीतीश की तेजस्वी से नजदीकियों की बुनियाद 22 अप्रैल को हुई आरजेडी की इफ्तार पार्टी में ही पड़ गई थी? जिस तरह से इफ्तार ने रफ्तार पकड़ी थी और मुख्यमंत्री जी राबड़ी आवास पर गए थे, दोनों भाइयों के साथ जिस तरह से इनकी नज़दीकियां दिखी थी और जो इनके बातचीत करने का जो गेस्चर था वह तो रिफ्लेक्ट कर ही रहा था कि जेडीयू और आरजेडी अब नज़दीक आ रही है। वो तेजस्वी जी जो कल तक हमलावर होते थे, इफ्तार में जो सहजता, जो नज़दीकियां दिख रही थी, वो कहीं ना कहीं तरफ इशारा तो कर ही रहा था। हालांकि तेज प्रताप जी ने बाद में इसके बारे में कहा भी कि चचा से मेरी बात हुई है और आगे मैं बताऊंगा, सब कुछ अच्छा होने वाला है। इसे समझने के लिए हमें चलना होगा 2020 बिहार विधानसभा चुनाव के सियासी रण में। चुनाव से पहले कयास लगाए जा रहे थे कि दोनों दलों के बीच अंदर खाने सीटों के बंटवारे और नेतृत्व को लेकर खींचतान चल रही है। लेकिन अमित शाह ने 2019 में ही साफ कर दिया था कि 2020 चुनाव में नीतीश कुमार नेता होंगे। बीजेपी ने साफ कर दिया था कि वो जेडीयू के साथ है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जब एनडीए गठबंधन आकार ले रहा था, तब माना गया कि चिराग पासवान को नीतीश के इशारे पर बाहर रखा गया। चुनाव का ऐलान हो गया, चिराग को गठबंधन से बाहर कर दिया गया। तभी चिराग पासवान ने ऐलान कर दिया
कि वो बिहार की सभी विधानसभा सीटों पर चुनाव मैदान में उतरेंगे। जब टिकट बांटा गया तो चिराग ने बीजेपी के खिलाफ अपने उम्मीदवार नहीं उतारे, लेकिन जेडीयू के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। चिराग जहां कहीं भी जाते, उनका सीधा हमला नीतीश कुमार पर होता। निरंतरता में मेरे मुख्यमंत्री ने हमारे प्रधानमंत्री जी का विरोध किया। 2013 में जब ये प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे, उस वक्त यही मुख्यमंत्री हैं जो इनका हाथ छटक कर गए थे। यही मुख्यमंत्री हैं जो निमंत्रण देकर इन्होंने उनके आगे से थाली छीन ली थी। निरंतर इन्होंने प्रधानमंत्री का अपमान किया। धारा 370 की बात हो, ये उनके विरोध में खड़े रहे। ट्रिपल तलाक की बात हो, ये उनके विरोध में खड़े रहे। 2020 के चुनावी घमासान के बीच ये सवाल होने लगा कि आखिर चिराग पासवान नीतीश कुमार को टारगेट क्यों कर रहे हैं। जेडीयू इस बात को लेकर के कसमकस में थी कि आखिर चिराग पासवान नीतीश कुमार को टारगेट क्यों कर रहे हैं और बीजेपी चिराग पासवान के मामले में खामोश क्यों है। जेडीयू को इस बात का भी शक था कि बीजेपी जेडीयू को कमजोर करने के लिए चिराग पासवान का कार्ड खेली है। बिहार का चुनावी मैदान युद्ध के मैदान में बदल चुका था। भले ही नीतीश कुमार के सियासी निशाने पर लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव थे, लेकिन नीतीश कुमार के अंदर विद्रोह की एक आग सुलग रही थी। लेकिन गठबंधन धर्म के नाते उनकी जुबान सिल गई। बीजेपी और जेडीयू के बीच उहापोह की स्थिति बन गई। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी रैलियों में स्थिति स्पष्ट कर दी। जेडीयू के कंफ्यूजन में होने से चुनाव की तैयारियों पर असर पड़ रहा था। उधर चिराग पासवान लगातार नीतीश कुमार पर हमलावर थे। वो जहां भी जाते जेडीयू पर नहीं बल्कि नीतीश कुमार को निशाने पर लेते। चिराग के हमलों से नीतीश और जेडीयू दोनों असहज रही। हालांकि ऊपर से वो जरूर दिखाते रहे कि चिराग पासवान का जेडीयू पर कोई असर नहीं पड़ा है। प्रधानमंत्री ने भले ही साफ कर दिया, लेकिन जेडीयू के अंदर संदेह बैठ गया। जब चुनाव परिणाम सामने आए तो स्थितियां बदल गईं। चुनाव में चिराग पासवान को 6% वोट जरूर मिले, लेकिन इसी 6% वोट ने जेडीयू का इतना नुकसान कर दिया कि वो तीसरे नंबर की पार्टी बन गई। चिराग की पार्टी एलजेपी जहां जहां जेडीयू के खिलाफ चुनाव लड़ी, वहां वहां कुछ ही वोटों के अंतर से जेडीयू के कई उम्मीदवार चुनाव हार गए। नीतीश कुमार की पार्टी 73 से सिमटकर 43 पर आ गई। नतीजा ये हुआ कि बीजेपी सरकार में ड्राइविंग सीट पर बैठ गई और नीतीश कुमार पिछली सीट पर। देखिए, विधानसभा अध्यक्ष को लेकर के जिस तरह से आक्रामक हुए नीतीश कुमार की, बाद में जो लगा कि विधानसभा अध्यक्ष पर जिस तरह से ये गुस्से में हैं और हो सकता है कि नीतीश कुमार जी के दबाव की वजह से बीजेपी को निर्णय लेना पड़े और विधानसभा अध्यक्ष की जिम्मेवारी किन्हीं और को दी जाए, लेकिन वैसा कुछ नहीं रहा। सब कुछ सामान्य स्थिति में रही और इससे तो लग ही रहा था कि अब बीजेपी है वो छोटे भाई की भूमिका में बिहार में नहीं रहना चाहती है। अब वो ड्राइविंग सीट पर बैठ कर करके और बिहार को अपने तरीके से गाइड करना चाहती है। चुनाव बाद सियासी पंडितों के मुताबिक अगर चिराग पासवान ने विरोध नहीं किया होता तो जेडीयू सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरती और उसे 85 सीटें मिलती। अगर चिराग गठबंधन का हिस्सा होते तो एनडीए को 150 से ज्यादा सीटें मिल सकती थी। दो 2020 बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। आरजेडी को 75 सीटें मिली, बीजेपी को 74 और जेडीयू के खाते में मात्र 43 सीटें आईं। मुश्किल से एनडीए की सरकार बन गई। नीतीश कुमार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री बन गए। अब सभी को इंतजार था कि उप मुख्यमंत्री पद की शपथ कौन लेगा। लोग ये सोच रहे थे कि एक बार फिर सालों से रिश्ता निभा रहे सुशील मोदी उप मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन बीजेपी ने नया दांव चल दिया। बीजेपी की तरफ से रेणु देवी और तारकिशोर प्रसाद को उप मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। देखिए, बीजेपी इस बात को समझती थी कि नीतीश कुमार जी और सुशील मोदी जी से बड़े अच्छे रिश्ते हैं और कई बिंदुओं पर बीजेपी को लगता था कि हमारी जो स्टेट जी है, हम जैसा चाहते हैं पार्टी और सरकार के स्तर पर निर्णय लेना,
उसमें कहीं ना कहीं से सुशील कुमार मोदी जी हमसे सहमत न होकर के नीतीश कुमार जी से सहमत होते हैं। इसलिए बीजेपी दो डिप्टी सीएम को यह जिम्मेवारी देते हैं, तारकिशोर प्रसाद और रेणु कुशवाहा को यह जिम्मेवारी देते हैं, और सुशील कुमार मोदी जो लगातार नीतीश कुमार जी के साथ डिप्टी सीएम के तौर पर सरकार में शामिल रहे, बिहार की राजनीति को और एनडीए की राजनीति को दोनों मिल करके चलाते रहे। लगा कि जब तक हम इन्हें दिल्ली नहीं भेजेंगे तब तक हम अपने तरीके से अपनी पार्टी के निर्णय को सरकार में इम्पोज नहीं करा पाएंगे। इस वजह से सुशील कुमार मोदी को मुख्य धारा से अलग हटा करके दिल्ली भेजा गया। दो अलग अलग पार्टियों से होने के बावजूद नीतीश कुमार और सुशील मोदी में गजब की केमिस्ट्री रही है, लेकिन बीजेपी ने एक झटके में दोनों को अलग कर दिया। अब एक अणे मार की फिजा बदल चुकी थी। सुशील मोदी, जिनके पास 1.5 दशक से ज्यादा समय से बिहार में बीजेपी की कमान थी, बीजेपी के संकट मोचक बने हुए थे, उन्हें केंद्र में बुला लिया गया। तभी यह साफ हो गया कि बीजेपी अब बिहार में नेक्स्ट जनरेशन की राजनीति की तरफ बढ़ना चाहती है। भले ही लंबे समय तक बिहार में बीजेपी का चेहरा रहे सुशील मोदी को दिल्ली बुला लिया गया, लेकिन कामकाज और केंद्र से संबंधों को लेकर कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। केंद्र और बीजेपी से नीतीश कुमार को हमेशा स्पष्टता दी गई। तो सवाल उठता है कि आखिर साजिश कहां हुई? बीजेपी और जेडीयू में साजिश का एक बड़ा कारण वही आरसीपी सिंह को लेकर के है। शायद नहीं चाहते थे मुख्यमंत्री की सरकार में हमारा समानुपातिक प्रतिनिधित्व अगर नहीं मिलता है तो हम सरकार में शामिल नहीं होंगे। लेकिन आरसीपी सिंह बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्णय लेते हैं, सरकार में शामिल होते हैं। ललन सिंह इस बात का तरफ इशारा भी करते हैं अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि भाई उन्होंने ही माला भिजवाया और फिर वो माला खुद जाकर के पहन गए, और उसमें लगा कि कहीं न कहीं से आरसीपी सिंह के माध्यम से बीजेपी बिहार में जेडीयू को साधना चाहती है, जेडीयू के लोगों को साधना चाहती है। दानापुर के मनेर में दर्दनाक हादसा हुआ। रांची पुलिस ने मोहर्रम के मद्देनजर 2019 में नरेंद्र मोदी को जबरदस्त सफलता मिली थी। 2014 से भी बड़ी सफलता। अब बीजेपी को केंद्र में किसी सहारे की जरूरत नहीं थी। सवाल था कि क्या बीजेपी सहयोगियों को मंत्रिमंडल में जगह देगी? कयासों के उलट बीजेपी ने अपने सहयोगी जेडीयू को एक मंत्री पद का ऑफर दिया, लेकिन जेडीयू इससे ज्यादा पर अड़ी थी। नतीजतन नीतीश कुमार ने मोदी मंत्रिमंडल में शामिल होने से इनकार कर दिया। मोदी मंत्रिमंडल में तो ये कह ही रहे थे, लगातार कह रहे थे कि हमें जब तक समानुपातिक प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा हम नहीं शामिल होंगे। हमारे भी 16 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में हैं। अगर आपके 17 पार्लियामेंट मेंबर हैं और उनको जिस तरह से मंत्रिमंडल में जगह दी गई बिहार से ही, तो हमारे भी तो 16 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, हमें भी समानुपातिक प्रतिनिधित्व मिलनी चाहिए। और इसीलिए तो ये शुरू में जब सरकार बन रही थी इन्हें ऑफर भी दिया गया था कि कोई एक मंत्री आपके पार्टी से बन सकते हैं, तो ये इनकार कर गए थे, कहे कि नहीं मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन बाद में अब यहाँ पर तो चीज़ें स्पष्ट नहीं है। आरसीपी सिंह कहते हैं कि क्या आपको लगता है कि बिना मुख्यमंत्री जी के इच्छा से मंत्रिमंडल में शामिल हो गए, जबकि जेडीयू के ललन सिंह तो प्रेस ब्रीफ में कह रहे हैं कि इन्होंने ही माला भिजवाया और बाद में जाकर के आरसीपी सिंह खुद माला पहन लिए। मतलब नीतीश कुमार की इच्छा के खिलाफ ये मंत्रिमंडल में शामिल हुए थे आरसीपी सिंह, ये दावा जेडीयू कर रही है। इसके कुछ समय बाद मंत्रिमंडल विस्तार में जेडीयू की तरफ से आरसीपी सिंह को केंद्र में मंत्री बनाया गया। इसी के बाद कभी नीतीश कुमार के हनुमान कहे जाने वाले आरसीपी सिंह की नीतीश कुमार से दूरियां बढ़नी शुरू हुई। सियासी गलियारों में चर्चा होने लगी कि आरसीपी नीतीश कुमार के खिलाफ जाकर केंद्र में मंत्री बने हैं। सवाल उठता है कि क्या ऐसा संभव है
कि नीतीश की मर्जी के खिलाफ आरसीपी सिंह केंद्र में मंत्री बन जाएं? अब आरसीपी सिंह का जवाब सुन लीजिए। 2019 में माननीय मुख्यमंत्री जी ने फैसला किया था कि हम सरकार में शामिल नहीं होंगे। हमारी पार्टी आज उस स्टैंड पर कायम है, माननीय मुख्यमंत्री जी के 2019 के निर्णय पर। 2021 में जो शामिल हुए थे उनसे जाके पूछिएगा ना, क्योंकि वो बार बार ये कहते थे कि हम मुख्यमंत्री से पूछ के, अब मुख्यमंत्री उनका खंडन करते हैं। यही तो मैं बता रहा हूं, इससे बड़ा सफेद झूठ कुछ है ही नहीं। एक बार नहीं, अरे झूठों को मैं क्या बोलूं। आधा घंटा बैठे हैं सीएम हाउस में, तो आए हैं, बोले क्या बात है जी, हमकी कल आपसे बात हुई थी, उनका हमको तो बताया नहीं, हमको तो ललन जी बताए हैं। तो बोले क्या बात हुई, हमने कहा बात देखिए यही है कि वो कह रहे हैं कि एक्सपेंशन होना है, जेडीयू को उसमें रहना है, और एक सीट बोल रहे हैं भी मेरे नाम पर बोल रहे हैं। छूटते ही मुख्यमंत्री जी ने कहा जी, हम ही वो थे कि अरे आप जो है शपथ ले लीजिए, इनको हम राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देंगे। जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह के आरोपों को आरसीपी सिंह ने झूठा करार दिया है। माना जाता है कि केंद्र में मंत्री बनने के बाद आरसीपी सिंह की बीजेपी से नजदीकियां बढ़ने लगी थी। नाराज जेडीयू ने आखिरकार उनकी बलि ले ली, उन्हें फिर से राज्यसभा भेजने से इनकार कर दिया। आरसीपी सिंह मोदी मंत्रिमंडल और जेडीयू से बाहर हो गए। माना गया कि ऐसा कर नीतीश कुमार ने बीजेपी को सख्त संदेश दिया है। और ये सब कुछ हुआ सावन के महीने में। इसी के साथ बिहार में सियासी आग एक बार फिर भड़क गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बिहार में जेडीयू और बीजेपी के बीच रिश्तों में बढ़ती खटास के बीच नेताओं की ओर से कुछ बयान ऐसे सामने आ रहे हैं जो एनडीए गठबंधन के लिए नरमी भरे संकेत माने जा सकते हैं। पहले बिहार के शिक्षा मंत्री का बयान सुन लीजिए। नहीं, अभी सरकार की सेहत की बात कहाँ है, अभी तो सरकार चल रही है। और हमने कहा कि जदयू में कुछ बातें घटी हैं, हुई हैं, उस पर विमर्श और विश्लेषण के लिए बैठक बुलाई गई है। विजय चौधरी के बाद सुनिए जेडीयू के एक और बड़े नेता उपेंद्र कुशवाहा और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल का वो बयान जिससे सरकार पर किसी खतरे का आभास नहीं लगता। कहाँ कोई बात चल रही है कि आप ही लोग तो दिखाते हैं क्या चल रहा है, कुछ चल ही नहीं रहा है। तो जब चल ही नहीं रहा है तो उन्होंने जो कुछ कहा आप समझ सकते हैं उसका अर्थ। इनका जो यह बयान है उनके मानसिक दिवालियापन और नेतृत्व के प्रति कृतज्ञ मानसिकता का परिचायक है। हर दल अपना बैठक बुलाता है, इसमें किसी को रोक है क्या? हम लोग भी अभी 6 दिन पहले हमने भी अपने सभी सांसद विधायकों को बुलाया था। बात यदि आरजेडी की भी कर लें तो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह कहते हैं पार्टी विधायकों की बैठक अगले विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बुलाई गई है। नीतीश से कोई बात नहीं हुई। हमारे पास अब केवल था कि हम 9 तारीख को या तो बुला सकते हैं या तो हम कुछ कह सकते हैं। इसके बाद न कोई हमारे पास फुर्सत होगी, न विधायकों के पास कोई मौका होगा।